अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज़ लाहौर में खुश आमदीद। विलिंग वेज़ लाहौर के प्लेटफॉर्म से हम कुछ अरसे से मूड और मिजाज और इससे रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करते हैं, ख़ास तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर और दूसरी मूड प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंसेस में। हमारे साथ आज भी एज एक्सपर्ट मिसामना नवाज़ मौजूद है। मिसामना, वेलकम टू द शो। मिसामना, हमने काफ़ी अरसे से मूड की डिफ़िकल्टीज़ और मूड के इश्यूज़ और मूड की प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात की है, लेकिन हमारे व्यूअर्स में से कुछ ने ये भी पूछा है और आइंदा हम अपने व्यूअर्स की लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि क्या मूड जब ख़राब हो जाता है फिर तो ठीक करना ही पड़ता है, क्योंकि एक एग्नी और एंग्जाइटी और उसकी मुश्किलात हैं जो रिलेशनशिप्स में पैदा हो जाती हैं। लेकिन क्या मूड को पहले से ठीक रखने का कोई ऐसा तरीक़ाकार हो सकता है कि ख़राब होने की टेंडेंसी कम से कम हो? कोई ऐसा तरीक़ाकार, जैसे हम बाकी मामलात में भी तो लाइफ में ऐसा करते ही हैं, जैसे जब हम सेहत का ख़याल रखते हैं तो बीमार होना कम हो जाते हैं, या वज़न का ख़याल रखते हैं तो मोटापा हमें फिर तंग नहीं करता। तो क्या मूड में भी ऐसा कोई तरीक़ाकार अवेलेबल है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मूड स्विंग्स या मूड ख़राब होता क्यों है। उसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, और कुछ हमारे अपने रवैये होते हैं जिसकी वजह से मूड ख़राब होता है। अगर मैं आपको नफ्सियाती पहलू से बताऊं कि मूड क्यों ख़राब होता है, तो उसमें कुछ हमारी अपनी बाज़-औक़ात, और हम अक्सर बात भी करते हैं, हमारे कुछ अपना बिलीफ सिस्टम, हमारी अपनी ईमानियात और हमारे अपने अकीदे होते हैं जो कि कुछ नेगेटिव होते हैं, मनफी अकीदे हमने जो बनाए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड ख़राब रहता है। समटाइम्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली हम ले रहे होते हैं और सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, प्रॉब्लम के इर्द गिर्द काफ़ी हम फिरते हैं कि मसला क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, इस तरह के कुछ अगर हमारे ख्याल हों तो मूड ख़राब होता है। मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी चिड़चिड़ापन आ रहा है आए दिन, कभी गुस्सा चढ़ जाता है बात बात पे, कभी पैनिक करना शुरू हो जाते हैं, कभी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, कभी उदास हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। सो नफ्सियाती पहलू की अगर हम बात करें तो उसमें अगेन मैंने जैसे कहा कि हमारी कुछ ईमानियात का रोल काफ़ी है, हमारी सोचें किस तरह की हैं। अगर हम बात करें कि हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं कि हम नींद पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी हमारे मूड पर असरअंदाज होता है। फिर हमारी डाइट कैसी है, क्या हम बहुत ज़्यादा अपने आप को भूखा तो नहीं रख रहे कई घंटों तक, इसकी वजह से हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं और मूड उस तरह से अपलिफ्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा कहीं कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है जैसे कि हर वक्त सर दर्द रहता है, या स्टमक में हर वक्त दर्द रहता है, या पट्टे खिंचे रहते हैं, यानी इस तरह के अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी एक्स हैं, तो वो भी हमारे मूड पर असरअंदाज होती हैं। फिर हमारी अगर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर कोई सिगरेट इस्तेमाल करता है, या नींद के लिए कोई नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है, अल्कोहल का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, चाहे कभी कभार ही करता है अपने मूड को बेहतर करने के लिए। सो चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल कोई करता है मूड को बेहतर करने के लिए, सो ये भी हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। सो मूड के ऊपर काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट हमारे करती हैं, हार्मोनल चेंजेस इफ़ेक्ट करते हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मूड को। तो पहले तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मूड बिगड़ता क्यों है, मूड हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आता, और हम क्यों मूड के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और ज़्यादातर जहाँ मूड की ख़राबियाँ होती हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वहाँ पे यही पैटर्न होता है कि मूड काबू में नहीं आ रहा होता, हम मूड के असर में अक्सर रह रहे होते हैं। सो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि मसला बिगड़ कहाँ से रहा है। दूसरी चीज़ है कि मूड को ठीक करने के एक तरीके है कि जब मूड ख़राब होगा तो कुछ स्किल्स होती हैं जो उस वक्त अप्लाई करने की ज़रूरत होती है कि जिस वक्त मूड ख़राब है। जैसे गुस्सा अगर आया है तो कुछ स्किल्स होती हैं जो कि गुस्से के टाइम पर आपको करनी होती है।
लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जो अगर लोग गुस्से से पहले अप्लाई करना शुरू कर दें सो उनके गुस्से में आने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह से सैडनेस जब कभी आती है तो लोग अपने मूड को ठीक करने के लिए, उदासी से निकलने के लिए तो मूड ठीक करने के लिए बहुत से तरीके ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्किल्स मौजूद हैं कि जो कि अगर पहले से लोग अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें सो ऐसे इम्कान ही कम हो। हमारी रेजिलियंस बेसिकली बढ़ाने की ज़रूरत होती है ताकि पहले से हम कुछ इंतज़ामात कर लें, और इसको प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। यानी एक तो अप्रोच होती है जिसमें हम रद्द अमल देते हैं, रिएक्टिव अप्रोच होती है कि जब कुछ गड़बड़ होगी तो हम ठीक कर लेंगे उसको, और ज़्यादातर लोग इसको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि ये आसान है कि जब तक मसला होता नहीं है तो तब तक ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच से होता ये है कि जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो उस वक्त कोई इतनी सख्त रहती नहीं है कि हम उसको फ़ौरन क्राइसिस को जाके समेट सकें। सो जो हेल्दी अप्रोच है, सेहतमंद अप्रोच यही है कि हम कुछ पहले से कुछ इंतज़ामात ऐसे करें, कुछ पहले से अपने लाइफस्टाइल पर ऐसा काम करें कि ऐसी नौबत ही कम आए कि जिसमें हम क्राइसिस में जाएं, जिसमें हमारा मूड हमारे काबू से निकलता हुआ हमें नज़र आए। सो आज बेसिकली हम उन्हीं प्रोएक्टिव स्किल्स के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं कि जिससे हम अपनी मूड को मैनेज करने के लिए पहले से प्रोएक्टिव से मुराद यानी वक्त से पहले जी रोज़ाना की बुनियादों पर जिम्मेदारी महसूस करते हुए, और रिएक्टिव से मुराद के एक दफ़ा जब मसला क्रिएट हो जाए तो बाद में उसको समेटा जाए। बिल्कुल, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कई दफ़ा लाइफ हम बाय डिफ़ॉल्ट गुजार रहे होते हैं कि जैसे जैसे चीज़ हमारे सामने आई है सो उसके मुताबिक हम भी हालात के मुताबिक चल रहे हैं, फ़्लो के साथ चल रहे हैं। लेकिन वो गो विद द फ्लो वाला जो फार्मूला है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम किसी प्लानिंग के तहत नहीं चल रहे, हमने कोई पहले से कुछ गोल सेटिंग नहीं की हुई थी, पहले से कोई तैयारी नहीं की हुई थी। सो अचानक से एज इट इज़ चीज़ें जिस तरह से सर पे पड़ती हैं, क्राइसिस आता है, सो हमें फिर मैनेज करना ही पड़ता है फिर, और उसके लिए कई दफ़ा एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि बाज़ों का डिप्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स मूड डिसऑर्डर इस कदर बिगड़ जाता है कि फिर एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर हाइंडसाइट पे वापस अगर कोई देखे तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग पहचान रहे होते हैं कि वो हालात थे कि जब हमारे मूड बिगड़ रहे थे, और अगर हम उस वक्त इनको संभाल लेते और पहले से ही कुछ बेहतरी ले आते अपने लाइफस्टाइल में और ये तमाम स्किल्स पहले सीख लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। और इवन फैमिली मेम्बर्स भी पेशेंट्स के ये अक्सर कह रहे होते हैं कि ये चीज़ें अगर पहले से हम देख लेते तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। सो ये जो गो विद द फ्लो और बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजारने की अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच जिसे हम कह रहे हैं, ये इतनी कारआमद नहीं है, और ये फिर ऑब्वियसली फिर बड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है हालात को ठीक करने के लिए। फिर दूसरी तरफ जो लाइफ है जिसको हम कह रहे हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, वो कुछ बाय डिज़ाइन चलने की बात कर रहे हैं कि आपको खुद से डिज़ाइन करनी है अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को। और वो सेहत के मामलात भी हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सेहत के मामलात में भी लोग पहले से कुछ जो लोग प्लानिंग करते हैं और अवेयरनेस हासिल करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और फिर उसके बारे में सीखते हैं कि कैसे हमने इस तरह की बीमारियों से बचना है और ऐसी हालात से दूर रहना है जिससे हमारी सेहत ख़राब होती है। सो प्लानिंग से के तहत चलते हैं, सो उनको फ़ायदा होता है उनकी सेहत को। उसी तरह से मूड के हवाले से भी कुछ डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत है, और बड़ा अहम पहलू है हमारी लाइफ का। और मूड मिजाज के मसाइल अक्सर सभी लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सो इसको भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो क्या इसे प्लान किया जा सकता है? क्योंकि आम ख्याल ये है कि मूड तो दूसरे लोगों की वजह से सही होता है या ख़राब होता है, उसमें हमारा क्या दोष है या हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। तो क्या वाकई हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती? और अगर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं तो प्लानिंग का क्या फ़ायदा? ये कुछ प्लानिंग वाली बात को एक्सप्लेन करें। जी, ये भी हमारे अकीदे का हिस्सा बन जाता है कि जिसमें हमें लगता है कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हम क्या करें, लोग मूड ख़राब कर देते हैं, लोग बात ही इस तरह की करते हैं जिससे मूड ख़राब हो जाता है, लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं जिससे मूड ख़राब हो जाता है। सो प्रोएक्टिव अप्रोच तो आपको इन तमाम एक्सक्यूज़ से आज़ाद कर रही है कि अपने मूड को ठीक रखने के लिए आपको किसी तरह की एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं, और ख़राब करने के लिए भी आपको किसी की एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं कि उसने ख़राब किया था
और ठीक करने के लिए भी ये नहीं कि कोई ठीक करे आके। ये तो प्रोएक्टिव अप्रोच का तो मतलब है कि आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने मूड मिजाज की कि उसको आप ही ने ठीक करना है, और ज़िंदगी को किस नज़र से देखना है और अपने मूड को किस तरह से मैनेज करके चलना है, इसका फ़ैसला कुछ हमारे इख्तियार में होना चाहिए। क्योंकि मूड हमारा है, दिमाग हमारा है, सो इसको हमारे मुताबिक चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, हमारे लैपटॉप्स होते हैं, हमारे घर की डिफरेंट मशीनरी होती है, सो वो हमारे मुताबिक चल रही होती है। हमारे पास रिमोट होता है और हम उसको अपने मुताबिक चला रहे होते हैं। मोबाइल में हम अपनी मर्ज़ी से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर रहे होते हैं। सो हमारा ब्रेन है, सो इसको भी हम, ये भी हमारी मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, सो उसको भी हम अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, पहले से सोच विचार करने की ज़रूरत है, और इंतज़ार नहीं करना होता कि जब हालात बहुत बिगड़ेंगे तो फिर हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। तब तो फिर सोचना ही पड़ता है, जब सर पे कुछ मुसीबत आ पड़ती है, सो तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से हम कुछ प्लानिंग कर लें, कुछ गोल सेटिंग कर लें, सो वो जो भगदड़ मच जाती है मूड को ठीक करने के हवाले से, और कई दफ़ा मूड जब बहुत ख़राब हो जाता है तो हमारी भी मत सी मारी जाती है, और ऐसे ऐसे फ़ैसले फिर हम अपने मूड को ठीक करने के लिए लेना शुरू कर देते हैं, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल करना, या जैसे मैंने बात की कि स्लीपिंग पिल्स लेके तो सोने की कोशिश करना, या ओवर ईटिंग कर लेना कि अभी आज मेरा मूड काफ़ी ख़राब है, सो आज मैं बदपरहेज़ी कर लूँगा, ज़्यादा खाना खा लूँगा या ज़्यादा शॉपिंग कर लूँगा, या समटाइम्स तो कुछ केसेस में सेल्फ हार्म या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की नौबत आ सकती है। सो प्रोएक्टिव अप्रोच तो ये कहती है कि आप इस तरह के जो इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं इसको मैक्सिमम लेवल पे अवॉइड करें, और पहले से डिज़ाइनिंग करें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि जिसमें बार बार इमरजेंसी बेसिस पे ज़रूरत पड़े मूड को ठीक करने की। यानी हम अपने मूड के बारे में इतने बेबस नहीं हैं जितना एट टाइम्स हमें लगता है जी। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें, और चूँकि ये हमारा अपना मूड है इसलिए हम ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इसके बदलाव या इसकी बेहतरी में भी फिर कुछ रोल प्ले कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात है कि जहाँ ब्लेमिंग, प्रोएक्टिव अप्रोच में तो ब्लेमिंग की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिसमें हम कहें कि मेरा मूड इसलिए ख़राब हुआ। और ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं उनका मूड ख़राब नहीं होता, लेकिन वो अब उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। वो इस तरह की ब्लेमिंग से वक्त ज़ाया नहीं करते कि मेरा उसने मूड ख़राब किया है, उसकी बात से मूड ख़राब हुआ है, सो वही मेरा मूड ठीक भी करेगा। वो जल्दी कोप कर लेते हैं इस तरह के मुश्किल हालात में। एंजाइटी होती है, अगर इरिटेबिलिटी हो रही है, किसी वजह से गुस्सा है, किसी वजह से हर्ट हुए हैं या डिसअपॉइंट हुए हैं, सो जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो अपने आप को जल्दी निकाल पाते हैं, क्योंकि अगेन उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अरसे से हुई होती है कि पहले से कुछ प्लान करना है और ख़ुद से कुछ डिज़ाइन करना है। इंतज़ार नहीं करते कि हालात खुद ही ठीक कर लेंगे। इवन आपने देखा होगा कि जो लोग काफ़ी अपसेट होते हैं, उदास होते हैं, सो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वक्त के साथ साथ मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। आसपास के लोग भी कह रहे होते हैं कि टाइम खुद ही हर चीज़ हील कर लेगा। सो बग़ैर कुछ किए टाइम हील नहीं करेगा, उसके लिए भी आपको कुछ प्लानिंग चाहिए, कुछ पहले से कुछ बैठकर सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। सो फिर तभी टाइम के साथ हालात ठीक होते हैं, या मूड या डिप्रेशन या इस तरह के मामला ठीक होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ठीक नहीं होती हैं कि वक्त गुजरने के साथ हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे। मिस आमना, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो गया है। वापसी पर हम इसी प्लानिंग को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए बात करेंगे, लेकिन अभी इट इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में, या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता, और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर
खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, लोगों को समझाता हूँ इसलिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, वी आर बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक में जाने से पहले हम मूड को बेहतर करने के लिए ऑनगोइंग बेसिस पर ख़राब होने से पहले ही क्या प्लानिंग की जा सकती है, इस मौजू पर अभी बात करने वाले थे कि ब्रेक का टाइम हो गया। मिस आमना, ये कैसी प्लानिंग हो जिसका आप जिक्र कर रही थी कि मूड को ख़राबी से बचाया जा सके, और एक सवाल और भी जहन में ऐसा आता है कि ये तो गालिबन वैसा मामला लगता है जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिज़ीज़ या दूसरी बीमारियों में ख़राबी से बचने के लिए कुछ प्लानिंग या कुछ लाइफस्टाइल या कुछ स्टेप्स के बारे में बताया जाता है। तो ये मूड के हवाले से ये प्लानिंग कैसी है और इज़ देयर एनी पैरेलल बिटवीन द टू के चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए किसी प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं मूड डिसऑर्डर्स में भी। अगर पहले से वक्त से पहले कुछ एहतियातें बरती जाएं सो हम बच सकते हैं किसी क्राइसिस से या डिसऑर्डर में जाने से। इसी तरह से जैसे डायबिटीज़ या बाकी बीमारियों में भी कुछ एहतियातें अगर पहले की जाएं तो काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल हो सकते हैं इस तरह के मामलात। प्लानिंग की जहाँ बात है तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो लेने की ज़रूरत है मूड को बेहतर करने के लिए, जिस पे आज हम बात करेंगे। जिसमें पहला तो एक सबसे मेजर स्टेप है कि हमें अपनी नींद का बड़ा ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। और नाइट टाइम स्लीप, रात की नींद कम से कम कुछ 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और ये तब नहीं लेनी कि जब मूड कोई ख़राब है तो तब तो डॉक्टर कहते ही हैं, अक्सर ये मशवरा दिया ही जाता है कि वो आपको रात को सोना है और दिन में जागना है, लेकिन ये स्टेप्स पहले से लेने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोग जिनको अक्सर ये शिकायत होती है कि मूड स्विंग्स आ जाते हैं और दिन में उनका मूड कुछ चिड़चिड़ा सा ही रहता है और जैसे जैसे रात हो रही होती है तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में ये बहुत कॉमन है कि रात को काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और अक्सर ख्यालात आ रहे होते हैं कुछ ना कुछ इम्पल्सिव करने के, और दिन में उनका मूड चिड़चिड़ा ही रहता है। उसके पीछे का रीज़न है कि टोटल एक बायोलॉजिकल क्लॉक ही उनकी डिस्टर्ब हुई होती है। और पहली तो एक चीज़ है जो कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने की ज़रूरत है, वो ये कि अपनी
जो नींद है वो रात की फिक्स करने की ज़रूरत है, और ये जो दिन के जागने वाली दिन में सोने की रूटीन है, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत होती है जब हम मूड मैनेजमेंट की बात करते हैं प्रोएक्टिवली, पहले से अगर डिज़ाइनिंग की बात करें। सो पहली चीज़ है कि नींद का ख्याल रखना है, रात की नींद। फिर हमारी डाइट में भी बहुत ज़रूरी है, और हम अक्सर अपने प्रोग्राम से बात भी करते हैं कि डाइट का भी रोल होता है हमारे मूड के प्रॉब्लम्स में, और उसमें हम कितना खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, इस चीज़ का भी असर होता है। फिर हम क्या खाते हैं, इस चीज़ का भी असर होता है। अगर हम अपने खाने में मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, या बहुत ज़्यादा नमकीन या मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, सो ये हमारे मूड पर इफ़ेक्ट होगा। या हम चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, या हम बहुत ज़्यादा मुरगन खाने खा रहे हैं और सब्ज़ियाँ और दालें और फ्रूट हमारी ज़िंदगी में बहुत कम है या ना होने के बराबर हैं, या फिर हम बाहर की चीज़ें बनी हुई ज़्यादा खा रहे हैं, घर के खाने कम खा रहे हैं, या पैकेट वाली प्रोसेस्ड खाने हम ज़्यादा खा रहे हैं, और जो नेचुरल और फ्रेश चीज़ें हैं वो हमारी डाइट में कम हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मूड के ऊपर मनफी तौर पर असरअंदाज होंगी। सो जहाँ हम मूड को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये हमें अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मूड स्विंग्स। और फिर टाइमिंग्स की भी बड़ी अहमियत है, खाने पीने की जो टाइमिंग्स होती हैं, जैसे ये जो रातों को उठ कर खाना, और फिर कई दफ़ा कई घंटों ना खाना, 8-8 घंटे भूखा रहना, और फिर जब खाना तो बहुत ज़्यादा खाना। सो ये जो इम्बैलेंस है हमारी फूड इंटेक का, ये भी हमारे मूड के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से असरअंदाज होता है। सो आइडियली तो हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ माइनर मील्स लेने की ज़रूरत होती है। ये हमारे एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है, और मूड में भी स्टेबिलिटी लेकर आता है। और ये जो कई घंटे तक भूखा रहना और फिर ढेर सारा खाना खाना, या फिर कॉन्स्टेंटली ओवर ईटिंग करते रहना, तो ये सारी चीज़ें मूड पर मनफी असरात रखती हैं। फिर हम अगर मैंने अभी चाय कॉफ़ी की जैसे बात की, तो इसका भी पैटर्न अक्सर ये होता है कि रातों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही होती हैं, कि जबकि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल तो कोई शाम 4 बजे के बाद हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे नींद को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे मूड को। कैफ़ीन इटसेल्फ एक स्टिमुलेंट केमिकल है, जो कि जगाने वाला केमिकल है हमारे ब्रेन को, और ये हमारे मूड को आर्जी तौर पर कुछ अपलिफ्ट करता है और उसके बाद काफ़ी डाउनवर्ड में भी लेकर जाता है। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल में मैंने बात की कि मूड ख़राब होने की एक वजह सिगरेट स्मोकिंग है, या ड्रग्स का इस्तेमाल है, चाहे वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए कोई कभी कभी इस्तेमाल कर रहा है, पार्टीज़ में करता है, या न्यू ईयर पे कर रहा है, या बर्थडेज़ पे, या शादी ब्याह के मौक़ों पर ही कोई क्यों ना कर रहा, लेकिन ये हमारे मूड के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होती हैं। और इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से जो नेचुरल तरीके से, कुदरती तौर पर जो मूड को बेहतर हम कर सकते हैं, वो सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है ब्रेन में, कि नेचुरल तरीके से कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। सो इस तरह की जो गैर कुदरती चीज़ें होती हैं, इनके इस्तेमाल से हमारा मूड डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है इस तरह की चीज़ों के। इन्हीं गैर कुदरती चीज़ों की तरफ जो आपने तवज्जो दिलाई है, तो क्या लेट आवर्स में मोबाइल फ़ोन से चिपके रहना, या कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन से ही ड्रामास पर ड्रामास या फिल्में देखते चले जाना वन आफ्टर दी अदर, क्या ये भी उसी कैटेगरी में आएगा? जी, ये बिंज वॉचिंग है बेसिकली। ये बिंज वॉचिंग है कि आप एक ही रात में सारी सीरीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये भी कोई एक टेम्परेरी बज़ है, आर्जी तौर पर एक हाई मिलता है, खुशी मिलती है, और जैसे ही वो सीरीज़ ख़त्म होती है, सो उसके बाद खुशी ख़त्म हो जाती है, और फिर अगली सीरीज़ जब तक हम शुरू नहीं करते, सो तब तक मूड ख़राब रहते हैं। सो इसकी भी कुछ डिपेंडेंसी है, और ये भी गैर कुदरती तरीका है खुशी हासिल करने का। अगेन बिल्कुल इस चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते कि जी हम मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें ख़त्म कर दें ज़िंदगी से, लेकिन ऐसे मामलात में मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यानी जैसे हमने बात की है कि आपने स्क्रीन्स की बात की है, कि स्क्रीन का इस्तेमाल हम बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं कर सकते ज़िंदगी से, पर मॉडरेशन ज़रूर सीख सकते हैं। खाने पीने से लोग बहुत ज़्यादा खुशी अगर हासिल करते हैं, और मुझे लगता है कि उसी से मेरा मूड ठीक होता है, सो उसको हम ख़त्म नहीं बिल्कुल कर सकते कि मुकम्मल परहेज़ खाने से, लेकिन मॉडरेशन ज़रूर सीखी जा सकती है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हम सारा प्लेयर इस तरह की चीज़ों से हासिल करते हैं,
सो इसका मतलब है कि फिर हम डिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं, और फिर जिस चीज़ पर हम डिपेंडेंट होते हैं so उसका मतलब है कि फिर वो कुदरती तरीका नहीं है, फिर हम गैर कुदरती तरीके से उससे वो मज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, और फिर कई दफ़ा वो चीज़ ज़्यादा करनी पड़ती है और बार बार करनी पड़ती है। और एडिक्शन में जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसका मतलब है कि वो फिर प्लेजेंट नहीं रहेगी, वो कुछ नुकसान देगी, कुछ बदमज़गी आपको देती है। सो मूड की प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में अगर इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में हैं, ड्रग का इस्तेमाल, मूड को अल्टर करने के लिए हम जो भी सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं चेंज करने के लिए मूड को, सो वो भी मूड को काफ़ी ख़राब करते हैं। सो अगर तो कोई इन चीज़ों को ख़ुद से छोड़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूजुअली हेल्प की ज़रूरत होती है। सो हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है इस तरह के मामलात में कि अगर सिगरेट की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर शीशा पीने की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, या बाकी ड्रग्स जो हार्डकोर ड्रग्स होती हैं उनके ऊपर, सो वहाँ पर हेल्प लेने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें मूड को ख़राब रखेंगी, और बाज़ औक़ात फिर मूड को ठीक करने के लिए इसी तरह की चीज़ें बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रेस्ट, रिलैक्सेशन और जो प्रॉपर रेस्ट है लाइफ में, ये जो थका देने, अक्सर लोग रेस्ट तब करते हैं जब बिल्कुल थक जाते हैं। सो जहाँ हम अभी बात कर रहे थे प्रोएक्टिव अप्रोच की, कि प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत होती है, हमें पहले से कुछ खुद से डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है अपने मूड को मैनेज करने के लिए। सो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि थकने से पहले आराम करना, यानी यूजुअली लोग सोते तब हैं जब आंखें मज़ीद नहीं खोल पा रही होती हैं, सो तब सोते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच अगर हमने ज़िंदगी में लानी है तो उसके मुताबिक हमें पहले से कुछ आराम करने की ज़रूरत होती है, और अपने आप को इतना थकाना या स्ट्रेन करने से पहले ही हमें कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सो रिलैक्सेशन भी लाइफ में शामिल रखते रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तब रिलैक्स नहीं करना कि जब बिल्कुल ही बर्नआउट हो जाती है हमारी बॉडी, बल्कि उससे पहले ही कुछ दिन के कुछ हिस्से में ज़रूर हमें इस चीज़ का इंतज़ाम पहले से करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स पर काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा पिलर है मूड मैनेजमेंट का, कि हमारे जो करीबी रिश्ते हैं, इंटरपर्सनल जो ताल्लुकात हैं हमारे फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, कलीग्स के साथ, ये कुछ, या जिनके साथ हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, हमारे आसपास के लोग, इनके साथ अगर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस हो रही है हर वक्त, और वक्त इकट्ठे साथ निभा नहीं हो पा रहा, और एक जगह पे जब भी बैठते हैं दो लोग तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सो इस तरह के ताल्लुकात के साथ भी हमारे मूड के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी में तो बहुत बड़ा ट्रिगर बाज़ औक़ात बनता है इस तरह के रिश्ते, जो कि हर वक्त कॉन्फ्लिक्टिंग हो, हर वक्त उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो, एक टॉक्सिसिटी हो, यानी आसपास के रिश्ते अगर हमारे टॉक्सिक हैं, जो कि हमें हमेशा डिस्करेज करते हैं, हमें हमेशा लेट डाउन करते रहते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा उनके साथ हमारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमने उनके साथ कोई विन विन सिचुएशंस नहीं बनाई, सो ये भी हमारे मूड को अफेक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो कि कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं, और उनके मूड के प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाते हैं, उसमें यूजुअली ये बड़ा कॉमन फैक्टर है कि लड़ाई हो गई थी, या कोई ब्रेकअप हो गया था, या माँ बाप से नहीं बनती, उनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कलीग्स के साथ नहीं, या कोई कलीग ऐसा है जो कि उनको जो है वो कोई लेग पुलिंग हो रही है, या इस तरह के मामलात हो रहे हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कोई बुली कर रहा है, यानी ताल्लुकात में जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, सो वहाँ मूड के मसाइल भी बढ़ते हैं। सो पहले से ये कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी सीखने की ज़रूरत होती है। ये कोई हम यूजुअली रिलेशनशिप्स को इसलिए फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो करीबी होते हैं, ख़ासतौर पर फैमिली के जो रिश्ते होते हैं, कि ये इन्होंने कहाँ जाना है, ये इधर ही हैं, सो हम उनको ज़्यादा बनाने संवारने की तरफ ध्यान नहीं देते, और रिश्ता जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, सो समटाइम्स तब कहीं जाकर काउंसलिंग ली जाती है, और फिर किसी एक्सपर्ट से मशवरा लिया जाता है। लेकिन जो लोग पहले से ये प्लानिंग करते हैं कि अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बनाना है, उसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थ्रू आउट जैसे रिलेशनशिप बैंक अकाउंट को भरते रहते हैं अपने, सो उनके मूड के ऊपर इस चीज़ के काफ़ी अच्छे असर होता है। और वो जो आए दिन लड़ाई झगड़े और जो क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, वो उससे भी बचते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से एक इन्वेस्टमेंट की होती है अपने रिश्तों में।
सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी एक टूल है जो कि हम अपने मूड को पहले से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ईमानियात पर काम करना, अपनी सोचों पर काम करना पहले से, तब नहीं कि जब वाकई कोई एक ख़ास सोच हमें बार बार तंग कर रही है। जैसे हमारे अगर अपने बारे में कुछ ख्यालात हम खुद बैठ के रोज़ाना की बुनियाद पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने बारे में कैसे ख्यालात रखते हैं। क्या हम अकेले में बैठकर अपने आप को अच्छा समझते हैं या हम अपने आप को हर वक्त लानत मलामत करते रहते हैं कि यू गुड फॉर नथिंग, तुम तो किसी काबिल नहीं हो। या अकेले में हम क्या अपने बारे में ख्याल रखते हैं, या हम क्या ये सोचते हैं कि मेरे से बेहतर तो कोई है नहीं और मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ और किसी को तो पता नहीं है बहुत सी चीज़ों का। तो इस तरह के ख्यालात हमारे मूड के ऊपर काफ़ी मनफी असर डालते हैं। सो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर अपने थॉट्स को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। फिर ज़िंदगी के बारे में भी हमारे कुछ इसी तरह के अगर अकीदे बने हुए हैं कि पहले के वक्त ज़्यादा अच्छे थे, आज का जो दौर है वो तो काफ़ी बुरा है और लोग अच्छे नहीं होते, लोग धोखा देते हैं, लोगों पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, या इस तरह के अगर हमारे अकीदे बने होते हैं, सो ये भी हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं। सो हमें अपने इन अकीदों के ऊपर भी रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी हमारे काफ़ी मूड प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ा अहम रोल है हमारी थॉट्स का। बल्कि हमारी जो हमारी ही एक अप्रोच है साइकोलॉजी में CBT की, कि जिसमें थॉट्स के ऊपर ही काम करके हम मूड भी ठीक किसी का कर सकते हैं, और फिर जब मूड किसी का बेहतर होता है तो उसके एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंगली बेहतर होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पर अपने थॉट्स को भी मॉनिटर करें। इसके अलावा जनरली जो लाइफ में अप्रोच होती है ग्रैटिट्यूड की, कि हम पहले से ही कुछ चीज़ों में शुक्रगुजारी प्रैक्टिस करें, ये एक ऐसी आदत है जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्शन देती है और आपको मुतमईन रखती है। और ये ग्रैटिट्यूड सिर्फ तभी शो नहीं करना कि जब कोई बहुत ही ज़रूरत पड़ी हुई है कि अब मुश्किल आई है, सो मुश्किल वक्त में हम ग्रेटफुल होना शुरू कर दें, बल्कि पहले से अगर किसी ने ये प्रैक्टिस की होती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सी चीज़ों में शुक्रगुजार होता है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करता है और उस पर शुक्रगुजार होता है। सो ये आदत अगर कोई अपना ले, सो ये भी एक ऐसी आदत है जो कि आपके मूड को बेहतर करने में मदद दे सकती है। इसके अलावा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, माफ़ कर देना, ये एक ऐसी आदत है, या लेट गो कर देना, चीज़ों को पकड़े ना रखना, स्टक ना हो जाना उसके ऊपर। और भुलाने वाली जो एक आदत होती है कि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल भूल ही नहीं पाते कुछ भी, अगर उनके साथ कोई बुरा करता है या कुछ उनकी लाइफ में नेगेटिव होता है। सो अगर तो ये कोई आदत अपना ले, माफ़ कर देना, और माफ़ सिर्फ दूसरों को नहीं, कई दफ़ा अपनी भी बहुत सी गलतियों पे हमें खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत होती है। और जो लोग माफ़ नहीं अपने आप को कर पाते और शेम में रहते हैं लगातार, अगर कोई इसी तरह की शर्मिंदगी में रहता है, सो बाज़ औक़ात ये भी उनके मूड के ऊपर काफ़ी बुरा असर डालती है। और समटाइम्स ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और पूरी लाइफ फिर अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं बहुत सी चीज़ों में। सो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कोई लगातार अगर करे पहले से, और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के हवाले से पहले से ख्याल करे, अपने आराम का ख्याल करे, और अपने कंधों पर एक हद से ज़्यादा बोझ ना डाले, अपने पोटेंशियल के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात को मैनेज करता है। सो अगर इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग पहले से कर ली जाए, सो बहुत से मसाइल से हम बच सकते हैं जो मूड की वजह से हमारी ज़िंदगी में आते हैं। आपने बड़ी तफसील से बताया। इन बातों के हवाले से मेरे जहन में दो सवाल हैं। पहला सवाल तो नींद के बारे में जी। आइडियली तो नींद का टाइम रात का है, कुदरत ने ही ऐसा बनाया है और उसी में मैक्सिमम फुलफिलमेंट भी मिलती है। लेकिन अगर नींद ना आती हो, और हमने कुछ देर पहले उन रुकावटों का जिक्र भी किया, जैसे मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और लैपटॉप और टीवी स्क्रीन्स से चिपके रहना, जिसके नतीजे में नींद ख़राब होती है या नहीं आती, तो या कुछ ऐसी बीमारियों और कैफियत का जिक्र भी आपने किया जिसके नतीजे में नींद नहीं आती या उसमें कमी वाक़या होती है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसी के साथ इसी से जो इसका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि नींद के बारे में लोगों के जहन में, हम सब के जहन में बहुत अजीब सी गलतफहमियाँ भी होती हैं। जैसे नींद का मतलब हम ये समझते हैं कि फ्लॉलेस,
बिल्कुल इस तरह की जिसमें जब कोई सोए तो बिल्कुल वो बेहोश ही पड़ा हो, सुबह ही उठे और सुबह ही उठे, और नींद से हर वक्त ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेना कि इसके नतीजे में सारा स्ट्रेस, सारी थकन, सारे मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। तो क्या नींद किसी ऐसे फ्लॉलेस चीज़ का नाम है, और जब नींद मुख्तलिफ रीज़न से ना आती हो तो उसका क्या रेमेडी है, क्या हल है, कोई इलाज होता है इसका? जी देखिए, ये जो हमारी उम्मीदें होती हैं कि हम जैसे ही सोएं तो हमें नींद आ जाए और फिर हम बिल्कुल भी रात को उठे ना, और समटाइम्स इसी वजह से लोग ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि बस हम सोएं और फिर हम उसके बाद हमें कोई होश ना रहे और फ़ौरन फिर हम अगले दिन ही उठें उसके बाद। सो अगेन स्लीप की क्वालिटी को हम इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। उसमें हमें हमारी तरफ से कई दफ़ा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से नींद में प्रॉब्लम्स आती हैं। यही जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे मूड ख़राब होने के, उसमें से ज़्यादातर फैक्टर्स नींद ख़राब होने के लिए हैं। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं अपने आप को, या सारा दिन बिज़ी रहते हैं और उन्होंने कोई टाइम बनाया होता है रात को कि जब सोना है, बेड पे लेटना है, तो सारी टेंशन उस वक्त ही लेनी है। सो ये कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से फिर अब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, और फिर समटाइम्स ख्वाब भी कुछ अच्छे नहीं आते। और मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी को ये कहते हैं कि जब आप बेड पे सोएं तो सारी टेंशनें फिर उस वक्त नहीं लेकर बेड पे जाने से पहले टेंशनें अपनी खाली करके सोएं, तो ये लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि ये कितनी अजीब बात आप कर रहे हैं, क्योंकि सोचों पे भी भला कंट्रोल है, सोचें तो आएंगी, सोचें तो आती हैं। यानी ये बहुत कॉमन जवाब होता है आगे से जो मैंने सुना है कि हमारा इसमें बस ही नहीं है, अब सोचें आ जाती हैं, हम क्या करें। सो ये वही रिएक्टिव अप्रोच है जिसकी हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा दिमाग है तो उसको हमारे मुताबिक चलने की ज़रूरत है, और अगर नहीं चल रहा तो हमें फिर सीखने की ज़रूरत है कि वो हमारे मुताबिक चले। कि अगर खुद ही सोचें आ रही हैं और जा रही हैं और हमारा उस पर कोई बस ही नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसको ठीक होने की ज़रूरत है। जैसे हमारे घरों में एसी होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, उसके रिमोट हमारे पास हैं, अगर वो खुद ही चलना शुरू कर दें और खुद ही बंद होना शुरू हो जाए, सो हम उसको ठीक करवाएंगे कि ये खुद ब खुद ही ऑटो पे चल रहा है। सो हमारा ब्रेन भी अगर ऑटोमेटिकली इस तरह की चीज़ें करना शुरू हो गया है, सो फिर हमें सीखने की ज़रूरत है, और उसके लिए अगेन प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। इस ख्याल से निकलना ज़रूरी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरा तो इसमें कोई बस नहीं है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने बात की चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, सो ये भी उन्हीं गलतियों में से एक गलती है जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है कि हम अपनी डाइट में, खाने पीने में कुछ ऐसी बदएहतियातियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद के ऊपर बुरा असर पड़ता है। जैसे सिगरेट का इस्तेमाल या और कोई अल्कोहल का इस्तेमाल। सो ऐसे लोगों को नींद के मसाइल अक्सर रहते हैं। या अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता या इस तरह की कोई रूटीन उसकी नहीं है जिसमें ज़्यादा चहलकदमी हो, कोई फिज़िकली वो एक्टिव रहे दिन में, सो उस वजह से भी नींद के मसाइल डेफिनेटली होते हैं। सो एक्सरसाइज एक ऐसा टूल है जो कि हमारे मूड को भी पर भी अच्छा असर रखता है, और हमारी सेहत पर भी अच्छा असर रखता है, और हमारी नींद के ऊपर भी बहुत इसका मुस्बत असर होता है। सो अगर ऐसी कोई गलतियाँ कोई ज़िंदगी में हो रही हैं, सो उसके वो भी नींद को डिस्टर्ब करेंगी। फिर अगेन हमारा जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। फिर जैसे आपने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन्स की, मोबाइल की और लैपटॉप की या वाईफाई या इस तरह की चीज़ें हमारे एक्सेस में होती हैं रात के टाइम, और समटाइम्स एक वीडियो देखने शुरू करते हैं लोग और फिर अगली वीडियो, और कई घंटे उसी में गुजर जाते हैं, या रात को वीडियो गेम्स देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। सो ये जो मोबाइल की या लैपटॉप की जो रेज़ हैं वो भी अगेन हमारे मूड को डिस्टर्ब करती हैं, नींद को डिस्टर्ब करती हैं। सो गलतियों को देखने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हो रही होती हैं अनजाने में, और जिसकी वजह से हमारा मूड भी डिस्टर्ब रहता है, नींद भी डिस्टर्ब रहती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारे बस में नहीं है। बट जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं सो वो डेफिनेटली सोचते हैं कि जो चीज़ मेरे बस में है मैं पहले उस पर तो ज़रूर काम करूँ कि मूड को और नींद और इस तरह के मामलों को कैसे हम अपने बस पे ले आते हैं। जैसे टेंशन के बारे में, स्ट्रेस के बारे में लोग कहते हैं कि जी ये तो अब इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, ये अब आ ही जाती है। सो अब तो इतनी ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं, अब तो इतना काम हो चुका है आजकल की दुनिया में कि जिसमें स्ट्रेस को हम मैनेज करना सीख सकते हैं, हम खुद एक अच्छे लाइफ मैनेजर बन सकते हैं
अपनी ज़िंदगी के और ये इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अब तो अवेलेबल है इस तरह के मामलात में कि हम सीख सकते हैं। गो के हमारे पास वक्त काफ़ी महदूद है, तो बिल्कुल मुख्तसर सा अगर आप हमें बतला दीजिए। आपने जिक्र किया मूड के बारे में, प्रोएक्टिव प्लानिंग और मामलात को ठीक करना, जिसमें रिश्ते नातों के साथ जो एक चपकलिश या फ्रिक्शन की सूरत हाल होती है, निभा ना करने की सूरत हाल होती है, झगड़े छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़े जो व्हेन दे ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका तो मतलब है कि मूड को बेहतर करने के लिए कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिससे हम अपने रिश्ते नातों को अच्छा मैनेज कर सकें या अपनी सोचों को अच्छा मैनेज कर सकें। तो आपकी बात से मुझे ऐसा लगा जैसे आप ये कह रही हैं कि मूड मैनेजमेंट दरअसल पर्सनल डेवलपमेंट है, ये स्किल डेवलपमेंट का नाम है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये ऐसी स्किल है कि आप इस पर हमेशा लर्न कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें अपने ऊपर काम करने की बात की हुई है। इसमें जितनी भी हमने आज डिस्कशन की है, इसमें कहीं नहीं ये बात की कि किसी और को बदल दें, किसी और को कहें कि वो चेंज हो जाए जिससे आपका भी मूड ठीक हो जाएगा, या किसी और को कहें कि वो आपका ख्याल रखा करे, या वो आपकी डाइट का ख्याल करे, या आपकी नींद को बेहतर करे, या आपको वॉक पे ले जाए। इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सारी बात ही हमने ये की है कि हम क्या कर सकते हैं सारी सिचुएशन में, क्योंकि मूड जब हमारा इफ़ेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा हम ही उसकी वजह से मुतासर होते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है हमारे आसपास के लोग। लेकिन हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जिसको ज़्यादा पेन है सो डेफिनेटली उसी को ही ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं रहना कि बाहर से कोई चेंज आएगा। और हमें इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत होनी चाहिए कि हमारे इख्तियार में कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं हैं। कंट्रोलेबिलिटी के एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर तवज्जो अगर हम ऐसी चीज़ों पे ही लगाएं कि जो हमारे कंट्रोल में हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर हमें नहीं आता कंट्रोल में करना तो हम सीख सकते हैं, और बजाय कि दूसरों को बदलना वो तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ अपने आप को बदलना इतना मुश्किल होता है, सो किसी और को बदलना और उसके ख़यालात को तब्दील करने के बारे में सोचना, या हालात को तब्दील करना, या ये सोचना कि मुल्क के हालात खुद ही ठीक होंगे तो फिर मेरा मूड ठीक होगा, या मीडिया ठीक हो जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जब हम ब्लेम कर रहे होते हैं, सो वो तो और मुश्किल है और उसमें देर भी हो सकती है। सो हमें ज़्यादा तवज्जो यही देनी है कि हम क्या कर सकते हैं अपने मूड के हवाले से, और हमारा किस चीज़ पे कंट्रोल है। तो कंट्रोलेबिलिटी जब हमें पता चल जाती है कि किस पे कंट्रोल है और किस पे नहीं है, सो हम ज़्यादा तवज्जो उसी पर ही देंगे जिसके ऊपर कंट्रोल है, और ज़ाया नहीं करेंगे अपनी एनर्जीज़ गलत डायरेक्शन में। मिस आमना, आपने बड़ी तफसील से आज के प्रोग्राम में हमें सर्टन स्टेप्स और गाइडलाइंस दी। इंशाल्लाह इन्हीं मौज़ूआत को अगले प्रोग्राम से हम मज़ीद कैरी करेंगे, लेकिन वक्त हम अपने प्रोग्राम से कुछ आगे चले गए हैं। अपने व्यूअर्स से इजाज़त भी लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए।